सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। पिछले 3 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। बीएड सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है उसके पिछले 3 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपको पता होगा बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिमकालीन शिक्षा और वैदिककालीन शिक्षा। ये 3 टॉपिक हम लोग कर लिए, ठीक है। तो आज हम लोग का बारी है ब्रिटिश कालीन शिक्षा करने का। हमेशा एक ही क्वेश्चन आप लोग करते हैं, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा। यार मेरे भाई, मैं दोनों तरह से, देखो ये दोनों तरह से मोड है। यदि आप बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाए तो बहुत अच्छा आप लोग के लिए होगा, बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आप सब्जेक्टिव के चक्कर में रहोगे ना, सब्जेक्टिव के चक्कर में रहोगे, कितना कर लोगे? 70-78% कर सकते हो। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव तुम कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तुम कर रहे हो तो आराम से 80% से तो एबव आ ही जाएगा। और ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स को पढ़ लो अच्छे से, तो ऑब्जेक्टिव एक एक चीज़ जो है ना आसानी से तुम कर लोगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव आए तो ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा में ये सब लिख डालो, पढ़ो, छोटा छोटा टॉपिक है। यदि आप ब्रिटिश शिक्षा की बात कर रहे हो तो ब्रिटिश शिक्षा की बात आए तो ये सब चीज़ें लिख दोगे तो तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। मैं उतना बिलीव आप लोग को दिला रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। एक बंदा अभी कॉल मैसेज किया था कि सर सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब मार्केट में इजी नोट्स। यार देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं, आप ठीक से पता करिएगा, दोनों अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन ये नोट्स आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम अपना, ज़्यादा बकवास भी हो गया, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डच कंपनी में सबसे पहले भारतीय शिक्षा का प्रयास किया। तो सबसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारतीय शिक्षा का प्रयास किसने किया? तो डच कंपनियों ने किया, जिसमें 3 लोग थे, विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोस मार्शल मैन थे, जिनको श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। देखिए, श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से किनको जाना जाता है? तो आप देखो, ये 3 ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन जो भी होगा वो हटा लिया जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर हो गया ना। और फिर इसमें से आ रहा है, भारत में बंगाल प्रांत में शिक्षक जमकर ईसाई धर्म का प्रचार किया। देखिए, जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थे वो सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म की प्रचार कर रहे थे। किस धर्म का? ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। और लॉर्ड मिंटो ने बाद में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हें बंद करा दिया। किसने? तो लॉर्ड मिंटो ने। देखो आसानी से, कितने अच्छा नोट्स है, देख लो, पढ़ोगे सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्राधार, देखो क्या बात है, सूत्राधार की बात हो रही है। और भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। अब ऑप्शन में आपको चार्ल्स ग्रांट भी दे देगा, वुड भी दे देगा, मैकाले भी दे देगा, तो आपको राइट आंसर लगाना है चार्ल्स ग्रांट। क्या है? अंग्रेजी शिक्षा का सूत्राधार, ठीक है ना, या भारतीय आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? चार्ल्स ग्रांट है, ठीक है, जिन्होंने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिए जाने की एक पंचसूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया। इसने पंचसूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया। क्लियर है ना, स्पष्ट है। अब आ जाओ, क्या था वो पंचसूत्रीय कार्यक्रम? क्या था? तो भारत में विद्यालयों की स्थापना, दूसरा है अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, ठीक है। इंग्लिश वाला, हाँ इंग्लिश वाला तो झमेला है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो दूंगा ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, आप इससे थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हम लोग कोई लॉर्ड मैकाले का औलाद नहीं है, ठीक है, हम लोग भी भारतीय हैं, अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना चाहिए। नहीं, सही है, आप अंग्रेजी की बढ़ावा दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो, ठीक है। इतना तो जानो कि हम लोग भी जानते हैं अंग्रेजी, लेकिन अब ज़्यादा वो सब छोड़ दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, ये पंचसूत्री और ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो देखो, कह रहे थे कि किसने दिया था? चार्ल्स ग्रांट ने पंचसूत्रीय प्रणाली दिया था, जिसमें कहा गया कि भारतीय विद्यालयों की स्थापना किया जाए, मतलब इस्टाब्लिश किया जाए, ठीक है। फिर इंग्लिश जो है उसका मीडियम बनाया जाए शिक्षा में, फिर लिटरेचर और साइंस की शिक्षा में अंग्रेजी किया जाए, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आप आसानी से इसकी अंग्रेजी समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा मौज होना चाहिए क्लास में। अब आ जाओ, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना आ गया। अब आओ, 1813 का आज्ञापत्र। 1813 की आज्ञापत्र जैसे जारी हुआ, उसमें 1 लाख रुपए का एक मामला था, और वही 1 लाख रुपए एक झगड़ा का जड़ बना दिया, पाश्चात्य पश्चात विवाद का मतलब शुरू करा दिया। अब आ जाइए, सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत में यूरोप के किसी ईसाई मिशनरियों के धर्म की प्रचार में छूट और भारत के विद्वानों के लिए कहा गया है प्रोत्साहन राशि, और भारतीय साहित्य के उद्धार के लिए कितना? 1000 रुपये की धनराशि। तो ध्यान रखना, मतलब भारतीय साहित्य क्या हो, थोड़ा सा उभरे, और भारतीय विद्वान को क्या मिले? प्रोत्साहन मिले, उनके लिए 1000 रुपये धनराशि की आवंटन किया गया, जो धारा 43, धारा नंबर कितना था? 43 था। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पाश्चात्य पश्चात विवाद, ठीक है ना। यहीं से स्टार्ट होता है, जैसे 1 लाख रुपए की राशि आवंटन होती है, वैसा ही हमारा क्या हो जाता है? पाश्चात्य पश्चात विवाद का शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
इंग्लिश वाले कहेंगे कि 1,000 रुपये की धनराशि जैसे रिलीज हुआ, वह भी किसके धारा 43 के अंतर्गत, तो एक हमारा विवाद हुआ, ठीक है, जिसको पाश पश्चात विवाद के नाम से जानते हैं। इतना तो जान गए। चलो नेक्स्ट 1883 की धारा में 43। अब देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो भारतीय विद्वान तो कहा गया था कि जो पाश पश्चात विवाद उस राशि में भारतीय विद्वान तो है, लेकिन भारतीय विद्वान में कौन से भारतीय विद्वान वही नहीं पता था, तो इसी के कारण पाश पश्चात का क्या हुआ, जन्म हुआ। जैसे भारतीय विद्वान में साहित्य शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं था, कौन से साहित्य शब्द का स्पष्ट नहीं था, इसी कारण पाश पश्चात विवाद का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, क्लियर है ना कि 43 में भारतीय विद्वान और साहित्य का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं था, इस कारण पाश पश्चात का विवाद का जन्म हुआ। क्लियर है। अब आ जाओ, इसमें सबसे अच्छी बात है, देखो कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। निम्न में से कौन से प्राच्यवादी थे, तो देखो यहाँ कितने मस्त, प्रिंसेप विलियम्स और लॉर्ड मिंटो। ठीक है, क्लियर है ना, स्पष्ट है। देखो ऑब्जेक्टिव कैसे निकाल रहे हो, और सब्जेक्टिव तो लर्न कर ही लो, मजा आ जाएगा यदि पेपर दो के आओगे तो। ठीक है, और यह धनराशि मतलब भारतीय अर्थात अरबी और साहित्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खर्च करना था। ये मान रहे थे, प्राच्यवादी मान रहे थे कि नहीं, ये जो धनराशि है ना अरबी और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए है, जिसके समर्थन में कौन थे, प्रिंसेप विलियम्स और लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, और पश्चात वाले मानते थे कि इस, पहले तो ये समझिए कि इसमें कौन कौन लोग थे, तो लॉर्ड मैकाले थे और राजा राम मोहन राय थे। अब कहिएगा कि ये पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर यहाँ से क्यों आ गया भाई, तो देखिए ये राजा राम मोहन राय ये चाह रहे थे, मतलब पश्चात में राजा राम मोहन राय का नाम क्यों आ गया, तो ये चाह रहे थे कि जो शिक्षा हो ना, भारतीय का भी शिक्षा जो मिले ना अंग्रेजी में मिले। ठीक है, इस कारण ये इसको समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो पश्चातवाद में जब यदि आपको राजा राम मोहन राय की नाम आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा वो होंगे, ये नहीं समझ जाइए कि वेस्टर्न कल्चर है तो इसको हटाया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ये जो धनराशि थी, ये लोग चाहते थे, कौन कौन, लॉर्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय चाहते थे कि जो धनराशि 1,00,000 रुपए की मिली है वह पाश्चात्य ज्ञान पर और विज्ञान के साहित्य पर खर्च किया जाए। ठीक है ना, तो राजा राम तो ये चाह रहे थे कि उस समय हम लोग गुलाम थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करें, पश्चात को सीखें ताकि हम लोग उन पर शासन करें, तो इसलिए इसके समर्थन में थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राच्य और पाश्चात्यवादी कौन कौन थे। ठीक है, प्राच्यवादी थे प्रिंसेप विलियम्स लॉर्ड मिंटो, और पाश्चात्यवादी थे लॉर्ड मैकाले तथा राजा राम मोहन राय। और प्राच्यवादी अरबी और संस्कृत भाषा के समर्थन में थे, एक मतलब इस साहित्य पर खर्चा किया जाए, लेकिन पाश्चात्यवादी ने विज्ञान और साहित्य पर खर्चा करने की बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी विवाद अंत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय 1833 का एक आज्ञापत्र आया, उसमें 1,000 मतलब 1,00,000 रुपए को कन्वर्ट करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है, और उसमें एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। किसका नाम था, लॉर्ड मैकाले। ये जो गवर्नर जनरल कार्यकारी समिति के कानून सदस्य में नाम जोड़ा गया उसका नाम था लॉर्ड मैकाले, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लॉर्ड मैकाले के जो भी विवरण पत्र है, कब आया था, अध्यक्ष कौन था, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आप लोग को दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, देखिए मजा आ जाएगा। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता के मदरसा की स्थापना की थी। तो देखिएगा क्वेश्चन आ जा सकता है कि कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो आपको राइट आंसर लगाना है वारेन हेस्टिंग। और ध्यान रखिएगा पेपर 2 में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 1 के जो होते हैं ना वो पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और कब किया गया था, 1781 में। फिर बनारस हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1791 में जो किसने किया था, जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक है, क्लियर है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और जब आपको ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो ओ सर ये आपने नोट्स बनाए थे, इसका ऑब्जेक्टिव का ये आंसर होगा, आप ऐसे मारोगे। ठीक है, और कहोगे हाँ क्या अच्छा है, मतलब जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव का, यदि क्लियरली हो जा रहा है तो समझ लेना कि बल्ले बल्ले हो जाएंगे तुम लोग। अब भारतीय जन शिक्षा के समिति का स्थापना, भारत में जन शिक्षा समिति की स्थापना बात कर रहा है, किसकी, जन शिक्षा समिति की स्थापना कब हुआ था, 1823 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे विलियम्स महोदय। तो देखिए ये 4-5 मेन पॉइंट हैं जो आपको नंबर दिला देंगे ऑब्जेक्टिव में। साथ में आपको यहाँ भी बहुत सारे मेन पॉइंट हैं जो आपको बताया गया कि श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आप 3 नाम याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसके बाद फिर उनका मतलब ब्रिटिश काल में किस धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ, तो ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, किसने बंद करा दिया, लॉर्ड मिंटो ने। फिर भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है, तो चार्ल्स ग्रांट है, इसने पंचसूत्रीय कार्यक्रम दिया। ठीक है, फिर
फिर 1813 में एक आज्ञा पत्र आया जिसमें 1000 रुपया क्या हुआ, भले 1 लाख रुपए की रिलीज किया गया, मतलब किसके लिए रिलीज किया गया, ताकि जो है हमारा साहित्य हो, भारत के विद्वान और भारत के साहित्य को बढ़ावा मिले, ठीक है। लेकिन वह जो था वह एक विवाद बन गया, जिस विवाद को हम लोग जानते हैं पाश्चात्य विवाद। अब प्राच्यवादियों में कौन कौन थे, तो प्रिंस ऑफ विलियम्स, लॉर्ड मिंटो थे, और पश्चातवादी में कौन कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और जो प्राच्यवादी थे वो अरबी और संस्कृत साहित्य पर बढ़ावा देने के लिए खर्च करना चाहते थे, लेकिन जो पाश्चात्यवादी थे वो विज्ञान और साहित्य की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करने वाले थे, मतलब उस राशि को खर्च करने वाले थे। उसी तरह से 1833 में 1 लाख रुपए को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया, और उसी समय एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बता दिया, ठीक है। यदि मज़ा आ जाए क्लास में तो आप क्या कर देना, क्लास को शेयर कर देना, बता देना कि हाँ क्लास चल रही है। और देखो कुछ दिन में मैं लाइव आने लगूंगा आप लोग के साथ, ठीक है। थोड़ा सा सेटअप कर ले अपना, तब हम आपको लाइव क्लासेस देने लगेंगे, ठीक है। और आपका ये पूर्णतः फर्स्ट पेपर जो है ना, देखिए फर्स्ट पेपर का सबसे ज़्यादा टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर आपको पूर्णतः करा दूँ, ठीक है, इसी मोड से। फिर सेकंड पेपर में लगेंगे, और और कुछ दिनों में आपको 2-2 3-3 क्लास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यदि मज़ा आए तो क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा जरूर लाइक बना देना, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे क्लास देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।